आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिएक्शन रेट। तो आइए शुरुआत करते हैं कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी बेस्ड अपॉन सर्टेन पॉइंट्स। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं कि एवरी रिएक्शन विल टेक प्लेस ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होते हैं, उन्हीं कोलिजन्स पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। परंतु एक सेकंड में एक रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं। एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन्स होते हैं उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि एक सेकंड में बहुत सारे कोलिजन होते हैं तो हर कोई रिएक्शन विद इन सेकेंड कंप्लीट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए देयर आर ओनली सर्टेन कोलिजन्स ऑन विच द रिएक्शन रेट डिपेंड्स। दोज कोलिजन्स आर कॉल्ड एज अ इफेक्टिव कोलिजन्स। उन कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। सो द कोलिजन्स ऑन विच द रिएक्शन डिपेंड्स दैट इज कॉल्ड एज अ इफेक्टिव कोलिजन्स। उसके बाद जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स विल बी मेड बाय द मॉलिक्यूल्स ओनली दोज हैव ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिन मॉलिक्यूल्स के पास केवल एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, केवल वही इफेक्टिव कोलिजन्स बना सकते हैं। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? दैट इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी उनके कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे और रिएक्शन का रेट उन्हीं पर डिपेंड करेगा। लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स के पास तो थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती। फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी तक एनर्जी उनकी करने के लिए, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड तक करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको सप्लाई करनी होती है। दैट मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट सो दैट दे विल मेक देयर एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वो मिनिमम अमाउंट जो अलग से आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे रहे हैं ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी बना ले, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सपोज रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ एनर्जी है और ये जो ग्राफ आता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का, वो हमें कुछ ऐसा मिलता है। ये रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो एनर्जी है, दिस मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन उसके पास कितनी एनर्जी है? इतनी एनर्जी है सिर्फ। ये अमाउंट, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू द रिएक्टेंट, ये हमें उसको देनी पड़ेगी सो दैट they will make their energy equal to the threshold energy. This energy is called as the activation energy. इसलिए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट की एनर्जी को यदि पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमें एक्टिवेशन एनर्जी देगा। इसी कंसेप्ट को के प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, इसी कंसेप्ट को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
इस कॉन्सेप्ट से भी हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, when the reactant absorbs extra amount of the energy, यानी activation energy, then old bond starts to break. Suppose मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, देन the old bonds between the molecule starts to break. इनके बीच में जो old bonds हैं वो break करना शुरू कर जाते हैं and new bond starts to form. This intermediate transition state is called as the activated complex. Activated complex यानी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? यहां पर बनेगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी बढ़ा लेंगे। लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये शॉर्ट लाइव्ड होती है, बहुत कम समय के लिए, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। इमीडिएटली इट विल ब्रेक अप इनटू द प्रोडक्ट्स, यानी जो ओल्ड बॉन्ड थे जो टूटने लग रहे थे वो कंप्लीटली ब्रेकअप कर जाते हैं और जो नए बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बेस पर भी हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हमने बात की कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी जो रिएक्शन की स्पीड है, that will depend upon the effective collisions. और effective collisions किस चीज पर डिपेंड करता है? बेसिकली effective collision 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी मॉलिक्यूल्स के द्वारा इफेक्टिव collision बनाने के लिए उसको 2 बैरियर क्रॉस करने होते हैं। वो 2 बैरियर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर मीन्स the molecule must possess a minimum amount of the energy that is called as the threshold energy, so that the molecules will make their collisions effective. यानी molecules के collisions तभी effective होंगे यदि उनके पास threshold energy होगी। So threshold energy होना मॉलिक्यूल्स के लिए पहले बैरियर का काम करता है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तभी मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे, और यदि कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे रिएक्शन तभी कैरी ऑन होगी। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज अ ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर मींस द मॉलिक्यूल्स दोज आर अंडरगो कोलिजन, those must have the proper orientation at the time of bond formation. जब bond formation हो रही है उस समय reacting molecules की orientation proper होनी चाहिए। जैसे suppose nitrogen dioxide reacts together to form the nitrogen tetroxide। अब यहां पर यदि 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, देन वी कैन से दैट द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रॉपर एंड द मॉलिक्यूल इज फॉर्म, यानी द कोलिजन्स नाउ बिकम इफेक्टिव and the bond formation will take place. But what happen if the orientation of the reactant molecule is not proper? Means suppose nitrogen approaches to the oxygen of second molecule, that is in that case ineffective collision will take place. So no bond
bond formation will take place and the product is not formed. So these are the two barriers which must be crossed by the reactant molecule so that the molecule will make their collisions effective and will be responsible for the reaction rate. हमें पता है कि catalysts are the chemical substances which change the speed of reaction, means which increase the speed of reaction without itself undergoing any chemical change. उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं. तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है, अब ये देखते हैं. कैटलिस्ट का इफेक्ट रिएक्शन के रेट पर हम समझ सकते हैं बाय द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी. इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी. इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी के बेस पर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कंबाइन विद द कैटलिस्ट टू फॉर्म एन intermediate complex, and this intermediate complex then breaks up to give the products and catalyst is regenerated. ये हमें प्रोडक्ट मिल जाता है और कैटलिस्ट सेपरेट हो जाता है. यानी कोई भी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हो रही होगी तो पहले एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, फिर वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स से हमें प्रोडक्ट मिलेंगे फाइनली और कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा. दिस कैन बी आल्सो अंडरस्टूड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. जो ग्राफ हमने अभी प्लॉट किया था, हमें पता है रिएक्टेंट के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, देन रिएक्टेंट फाइनली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है. दिस इज द पाथ इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी दिस इज द पाथ विदाउट कैटलिस्ट. अब हमें पता है कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, सो this much amount of the energy that is called as the activation energy must be supplied to the reactant, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं रिएक्टेंट्स के साथ, तब जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी बनने पर मिला था, जो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देने पर हमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिला था, अब वही इंटरमीडिएट हमें कम पोटेंशियल एनर्जी का मिलता है. अब ये कौन सा पाथ है? विद कैटलिस्ट. यदि हम कैटलिस्ट डाल दें तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हमें मिलना था, कब मिलना था? जब एक्टिवेशन एनर्जी हमने EA दिया. लेकिन अब जो हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी का मिलेगा. यानी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कैटलिस्ट इज लेस देन दैट द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. यही कारण है कि कम पोटेंशियल एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलने की वजह से ही जो रिएक्शंस हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फास्ट हो जाती हैं. बच्चों, हमने पढ़ा था रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होती है. टेम्परेचर चेंज करने पर सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स. यानी अलग अलग टेम्परेचर्स पर उसी रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी डिफरेंट होगी.
तो आइए आज अपने इसी टॉपिक में देखते हैं कि टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 केल्विन, on increasing temperature 10 degree, the rate of reaction almost becomes double। यानी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर जो रिएक्शन का रेट है वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेट कांस्टेंट पर, that can be understood by the term that is called as the temperature coefficient। Temperature coefficient is represented by N। This is equal to the ratio of rate constant at T plus 10 degree divided by the rate constant at T degree। मीन्स यदि टेम्परेचर 298 हो उस पर रेट कांस्टेंट आप निकाल लीजिए, फिर 298 प्लस 10 यानी 308 केल्विन पर आप रेट कांस्टेंट देख लीजिए। जो दोनों की रेशियो होगी दैट विल गिव द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 हमेशा मिलती है। यहां से भी हमें आइडिया लगता है क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट 10 डिग्री बढ़ाने पर इसकी जो वैल्यू है वो 2 के अप्रोक्सीमेटली आती है। दैट इज व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ between the fraction of molecule and energy। We know that at different temperature the reactant molecules have different energies, different velocity होती है उनकी। So if we plot a graph between the fraction of molecule and energy, then the curve is obtained like this, and this curve is called as the Maxwell-Boltzmann distribution of energies। इस कर्व को कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। दिस कर्व इज let it be carried out at the temperature T Kelvin। ऐसे molecules, those have the maximum number of the molecules possess energy that is called as the most probable energy। most probable energy यानी ऐसे molecules, ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी को पोजेस करते हैं उस एनर्जी को हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कहते हैं। मींस द एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। अब व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू 10 डिग्री, जब हम टेम्परेचर T डिग्री से 10 डिग्री और T टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर और इंक्रीज कर देते हैं। पहले इस ग्राफ को यदि हम इंटरप्रेट करें तो हमें इस ग्राफ को देखने पे लगता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कम है, दोज आर लेस इन नंबर्स, उनकी संख्या भी कम है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है उनका नंबर भी बहुत कम है। परंतु मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल जिस स्पीड को पोजेस करते हैं, जिस एनर्जी को पोजेस करते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी होती है। यहां पर जिन मॉलिक्यूल्स के पास
E amount of energy होती है, this much amount of the energy which is called as a threshold energy which are only responsible for a reaction to take place, केवल उन्हीं की वजह से रिएक्शन कैरी करती है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास E यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी है, दोज लाई एरिया अंडर द कर्व दैट इज ABCD, इस एरिया में वो मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं, देन व्हाट हैपेंस, होल ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, जो पूरी की पूरी कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाती है। डेफिनेटली जो पीक ऑफ द कर्व है वो कम हो जाती है, लेकिन नाउ जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ये T+10 डिग्री टेम्परेचर पर हमने ये पाथ ड्रॉ किया है। नाउ व्हाट हैपेंस, पहले जितने मॉलिक्यूल्स जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो लाई कर रहे थे एरिया अंडर द कर्व ABCD, बट नाउ the molecules those have the threshold energy, उनका नंबर अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। कैसे? बिकॉज द एरिया ABEF इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एरिया ABCD। ये जितना एरिया है जिसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एरिया डबल हो गया, एरिया डबल हो गया तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दोज पोजेस द थ्रेशोल्ड एनर्जी, उनका नंबर भी डबल हो जाता है। दैट इज व्हाई जो रिएक्शन की स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? ऐसे मॉलिक्यूल्स पर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेट कांस्टेंट पर, दैट वाज स्टडीड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन। आइए देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर रेट कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है, दिस वाज स्टडीड बाय द आर्हेनियस अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन। ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? K is equal to A into E raised to power minus EA upon RT, where A is the pre-exponential factor which is called as the collision frequency. A and EA are called as the Arrhenius parameters. इनको हम Arrhenius parameters भी कहते हैं। और EA यहां पर क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल फैक्टर E raised to power minus EA upon RT, this is called as the Boltzmann factor. So at different temperatures एक ही रिएक्शन के रेट कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। So at temperature T1, let the rate constant is K1, and at temperature T2 the rate constant changes to K2. Now taking the log of this equation on both sides, taking log on both sides, suppose ln K natural log equal to log A log m into n, that is log m plus log n। और इसको यदि हम सॉल्व करें, दिस कम्स आउट टू बी ln A log m पावर n is n log m, यानी माइनस EA अपॉन RT आ जाएगा इंटू log e to the base 10 which is equal to 1, जो हमेशा 1 के इक्वल होता है। लेट दिस इक्वेशन इज 1। सपोज एट टेम्परेचर T1 हमने भी बात की
कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है और टेम्परेचर T2 करने पर रेट कांस्टेंट बिकम्स K2. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT1. इक्वेशन नंबर 2, ln K2 is equal to ln A minus EA upon RT2. Let this equation number is 3. Now subtract equation 2 from 3, यानी ऑपरेट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2. सो क्या हो जाएगा फिर? ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस ln A माइनस EA अपॉन RT1. सो log m माइनस log n क्या होता है? log ऑफ m अपॉन n इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस ln A प्लस EA अपॉन RT1. ये कैंसिल आउट हो गया. सो ये आ गया log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2. यहां से EA अपॉन R कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. सो सिंपल लॉग में इसको कन्वर्ट करेंगे log टू द बेस 10 टू द e में, तो ये कितना हो जाएगा? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. सो log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R upon 1 upon T1 minus 1 upon T2. So this gives the Arrhenius equation. To check the validity of this equation, इस इक्वेशन की यदि हमें वैलिडिटी चेक करनी हो तो दोबारा फिर हम क्या करेंगे? इसी सिंप्लीफाइड इक्वेशन को लेकर चलते हैं. इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ln K इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड होके यहां आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A. Now this equation is an equation of straight line of the type of y is equal to mx plus c. So if we plot a graph between log k यानी y and x is 1 upon t, because slope is negative, so it gives a straight line of this type. Now the slope of the curve is given by the value m. m क्या है? माइनस EA अपॉन 2.303 R, and intercept along the y-axis is given by the c, that is equal to log A. So फिर इस कर्व की सिग्निफिकेंस क्या हुई? यदि हम इस कर्व को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करें और वहां से इस कर्व का स्लोप ले लें, उस वैल्यू को यहां पुट करें, then we can calculate the value of activation energy from here. And in a similar way, यदि हम इसको एक्सट्रापोलेट करके ये इंटरसेप्ट यहां से निकाल लें और उसकी वैल्यू को यहां पुट करें, then it will give the value of, that is A, which is the collision frequency. So this is the Arrhenius equation. Arrhenius equation पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं. स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 टू 37 डिग्री सेल्सियस. यानी टेम्परेचर आपको फर्स्ट
27 डिग्री दिया हुआ है और वो चेंज होकर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सच ए रिएक्शन। हमने एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. First of all, convert this degree Celsius into Kelvin. कैसे? 273 ऐड करेंगे, so this comes out to be 300 Kelvin and this value 37 degree Celsius comes out to be 310. यानी जब टेम्परेचर को 300 से 310 करते हैं तो जो रिएक्शन का रेट है वो डबल्स हो जाता है। यानी यदि K1 जो T1 टेम्परेचर पर था, लेट इट बी K, सो K2 becomes double to that of this K, यानी K2 कितना हो जाता है? 2K हो जाता है। सो log of 2K upon K, ये वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाल ली है 2.303 और R होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 1 अपॉन T1 कितना है? T1 इज 300 माइनस T2 कितना है? 310। सो यहां से ये log 2 आ गया। दिस इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया 310 माइनस 300। सो log 2 हमें पता है 0.3010 होता है इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 बाई 300 इंटू 310। सो यहां से EA की जो वैल्यू है ऑन कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 53598.6 जूल। ये एक्टिवेशन एनर्जी आती है। नाउ कन्वर्ट, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द किलो जूल, दैट कम्स आउट टू बी 53.598 किलो जूल। सो इस तरीके से आपको इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। कुछ एक क्वेश्चंस में यहां पर लिखा होता है द रेट ऑफ ए रिएक्शन becomes quadruples when the temperature changes from this to this. Quadruples का means 4 times increase कर जाता है। तो इस टाइप से आपने इसी तरीके से सभी आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं।